जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है फ्यूचर फोकस क्लासेस में। तो आप लोगों ने क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन किए होंगे और जो लोग बिल्कुल न्यू है और आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है, फ्यूचर फोकस क्लासेस ने 17 नवंबर को अपना क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है और 18 नवंबर से क्लासेस कंटिन्यू हो चुकी है। आप लोग अभी प्ले स्टोर से फ्यूचर फोकस क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। जब डाउनलोड कीजिएगा तो बहुत सारा हो सकता आ सकता है, उसके लिए है इस लोगो जब आएगा तो यही है रियल फ्यूचर फोकस क्लासेस। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। जैसे डाउनलोड कीजिएगा तो आपको पहले करना होगा रजिस्टर, उसके बाद में करना होगा आपको लॉगिन कर दीजिएगा। उसके बाद जब खुलेगा आपका तो वहाँ लिखा होगा पेड कोर्सेज, फ्री कोर्सेज, तो आपको क्लिक करना है फ्री कोर्सेज में और फ्री कोर्सेज में जाइएगा। जैसे क्लिक कीजिएगा तो एक आएगा 10th 2026 क्रैश कोर्स, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको दिखाई देंगे अभी 5 सेक्शन में होगा। एक व्हाट्सएप ग्रुप, दूसरा होगा इंट्रोडक्शन वीडियो और तीसरा होगा आपका सोशल साइंस यानी इकोनॉमिक्स चल रहा है और चौथा होगा मैथ का और पांचवा होगा फिजिक्स के लिए एक सेक्शन। जैसे वीडियो पर क्लिक कीजिएगा, जैसे मान लीजिए मैथ पर आप क्लिक करते हैं, उसके बाद मैथ पर जैसे क्लिक किए तो वहां से क्लिक कीजिएगा तो वीडियो आएगा, चैप्टर 1 2 3 आएगा और जैसे चैप्टर ए के नीचे जो वीडियो डाला है उस वीडियो के नीचे ही क्लास पैनल जो है उसका पीडीएफ डाल दिया गया है ताकि आपको देखने और समझने और दोबारा लिखने में सहूलियत हो। तो आशा करते हैं आप बातों को समझोगे और यह जो क्लासेस है बिल्कुल फ्री है, ऑफलाइन और ऑनलाइन एक पैसा चार्ज नहीं है, नोट्स पीडीएफ सब चीज प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, एक और आवश्यक सूचना है कि बहुत से विद्यार्थियों के लिए रिक्वायरमेंट आया कि सर टेस्ट सीरीज शुरू कीजिए, उसके लिए बहुत जल्दी सूचना दे देंगे। तो आइए अपने टॉपिक को शुरुआत करते हैं और आज का हम लोग का टॉपिक होने वाला है कंप्लीट रिवीजन करने वाले हम लोग। आज थ्योरी भी चलेगा और एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी चलेगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल यानी दो चर में रैखिक समीकरण युग्म। नाम क्या है? दो चर में रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म। दो चर में रैखिक समीकरण युग्म क्लास 10th का होने वाला है जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यह चैप्टर है थ्योरी। और यह चैप्टर कौन सा है? तो बोलिएगा सर यह चैप्टर होने वाला है थ्योरी, मैथमेटिक्स चैप्टर थ्योरी। यह एक ऐसा चैप्टर है जिस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मतलब 1 नंबर, सब्जेक्टिव मतलब 2 नंबर और 5 नंबर आएगा तो आएगा 100%। इस चैप्टर से 2 5 नंबर वाला क्वेश्चन आएगा, एक आएगा ग्राफीय विधि से सॉल्व करें तो यहाँ पर समझाएंगे आपको और उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम भी ग्राफ का कॉपी लेकर आएंगे और आपको बताएंगे एक एग्जाम में कैसे लिखना है ताकि 5 में 5 मार्क्स मिल जाए आपको। ठीक है, और एक और सवाल आएगा, भाषा वाला सवाल आएगा, जैसे भिन्न वाला सवाल सुने होंगे आप लोग या नाव धारा वाला या संख्या रिलेटेड सवाल सुने होंगे। इन सभी से एगो सवाल, ग्राफ से एगो सवाल 5 नंबर में और 2 सवाल आएगा आपका 2 नंबर में, कभी कभी 3 सवाल आ जाता है, लेकिन 2 100% श्योर है आएगा तो आएगा। और ऑब्जेक्टिव का भरमार है, मिनिमम 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे, मिनिमम 15 क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे। तो कितना देख लिए हम लोग? तो 10 नंबर सब्जेक्टिव हो गया, 5 नंबर गया और 6 नंबर 16 नंबर अब 15 नंबर उधर देख लेंगे तो कितना हुआ? तो टोटल 31 नंबर हुआ। यानी इस चैप्टर से हम लोग 30 नंबर तक पार कर सकते हैं, 30 मार्क्स ला सकते हैं, 30 मार्क्स। 100 नंबर में आज 30 नंबर पक्का करने जा रहे हैं, एक ऐसा चैप्टर है। और दूसरा चैप्टर है ट्रिगो। तो ट्रिगो के लिए हम कल मंडे को ट्यूसडे को ही लाइव आएंगे ट्यूसडे को। तो आप उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा और आपका जो भी डाउट होगा उसे जरूर क्लियर कीजिएगा। और इसके साथ साथ थ्योरी के साथ साथ हम प्रयास कर रहे हैं एनसीईआरटी का भी रिवीजन करा दें। देखिए आपके लिए रिवीजन कराने के लिए थ्योरी के बाद एनसीईआरटी क्वेश्चन हम करा देंगे। देखा, चलिए तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट अगर हो जाती है तो हमारी काम शुरू हो जाती है। सूचना समझ गए।
और अपना चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझ गए। अब चलते हैं पहला, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। क्या नाम है? दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। नाम है आपके चैप्टर का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आपके चैप्टर का नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म। सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं कि रैखिक समीकरण जो युग्म होता है उसका मानक रूप क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो आप याद रखिएगा, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप है। मानक रूप का मतलब होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब जो भी सवाल आएंगे दो चर से इसी फॉर्म पर सजे होंगे, इसी बेस पर सजे होंगे। जैसे मान लीजिए सपोज हमारा जो कोचिंग है फ्यूचर फोकस क्लासेस, उसके लिए हमने एक सांचा बना दिया और उस नाम से कोई ब्रांड बना दिए। तो कोई भी मटेरियल लाएंगे और उस सांचा के अंदर डालेंगे तो ब्रांड बनकर रेडी हो जाएगा। कैसे? फ्यूचर फोकस क्लासेस के नाम से। आप लोग ईंट वाला देखोइएगा, एक सांचा रहता है, इस पर बहुत सारा नाम लिखा रहता है, उसमें मिट्टी को बराबर कर देते हैं और पलटी मारते हैं तो नाम आ जाता है। वही चीज है, इस सांचा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का इस सांचा है। अब कहिएगा सर नाम जो पढ़ा क्यों पढ़ा, थोड़ा इसको डिस्कशन कीजिए। देखिए x और y, यहाँ x और y ये क्या है? वेरिएबल है। तो इधर लिख देते हैं। चर क्या होता है? जिसका मान बदलते रहता है, जिसका मान बदलते रहता है वो होता है x y a, यानी a से z तक होता है। और अचर होता है जिसका मान फिक्स रहता है, जिसका मान फिक्स रहता है। जैसे 2 3 7 दो पहले के जमाने में भी दो थे और मेरे लिए भी दो थे और बाद के जमाने में भी दो थे। लेकिन जो x का वैल्यू है, पिछले जिस मान लीजिए कोई सवाल है, दो व्यक्ति बना रहा है तो एक आदमी लाता है x का वैल्यू 4, एक आदमी लाता है x का वैल्यू 7, यानी x का मान बदल गया। समझ रहे हैं? तो जिसका मान बदलते रहता है नॉट फिक्स, उसे बोलेंगे चर, उसे बोलेंगे वेरिएबल, और a से z तक के बोलेंगे चर राशि। और एक होता है अचर राशि जो a से जो संख्या होती है। ठीक है, अब आते हैं दो चर। तो एगो चर है x और एगो चर y, दो चर मिल गया। और रैखिक, रैखिक का मतलब होता है घातीय। याद रखिएगा, रैखिक का मतलब क्या होता है? रैखिक का मतलब होता है घात 1। रैखिक का मतलब क्या होता है? घात 1। ठीक है, चलिए और आया घात 1 क्या है? x के पावर 1 घात 1 है, पावर 1, घात मतलब पावर 1 तो रैखिक होगा। अब तो x का पावर कितना है? कहिएगा सर 1 ना है, 1 है, तो इसे क्या बोलेंगे? कहिएगा सर रैखिक बोलेंगे। बात समझ में आ गया? चलिए बात समझ में आ गया तो अब आगे बढ़ते हैं। तो दो चर खोज लिए, रैखिक समझ गए। और समीकरण क्या है? समीकरण वह होता है जिसमें बराबर आ जाए और बराबर के लेफ्ट में कुछ हो और बराबर के राइट में कुछ हो, वह समीकरण होता है। अब समझ, युग्म मतलब होता है पेयर। युग्म क्यों आया? कोई सर पेयर है क्योंकि एगो और दो चीज है, पेयर है। तो बात समझ में आ गया रैखिक समीकरण युग्म का मतलब क्या होता है, समझ गए? अब आते हैं टॉपिक की ओर। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ये जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स आपके एग्जाम के लिए भी आई है और इसको 100% आप लोग याद कर लीजिएगा। आज हम पूरा प्रयास करने वाले हैं कि आपको याद करवा दें, क्योंकि इस पर सब्जेक्टिव सवाल आएंगे और ऑब्जेक्टिव का भरमार रहेगा। आइए चलते हैं अपने मंजिल की ओर। 3 प्रकार की रेखा होती है। कौन कौन रेखा होती है उसको एक बार देख ले, कहिएगा अच्छा रहता सर। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन सी रेखा है। प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब होता है कि जब दो लाइन कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करे, यानी कहीं ना कहीं कटे। समांतर का मतलब है कि जब दो लाइन का बीच का दूरी हमेशा बराबर हो। और संपाती का मतलब होता है जब एक लाइन दूसरे लाइन पर पूर्ण रूप से चढ़ जाए, जब एक लाइन दूसरे लाइन पर पूर्ण रूप से चढ़ जाए। देखिए हम दो कलर का उपयोग किए,
थोड़ा थोड़ा छोड़ दिए ताकि आपको दिखाई दे रहा है। जब आइए इसके ऊपर एक और लाइन चढ़ा दिए आपके समझने के लिए, छोटा सा पतला चला दिए ताकि आपको समझ में ज्यादा आए। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे रेड है और ऊपर से इसको कौन सा रंग बोलते हैं, इसको पिंक बोल देंगे। हाँ चले, आप देख रहे होंगे कि जब दो लाइन कहीं ना कहीं कटता है तो उसको बोलते हैं प्रतिच्छेद लाइन, और जहां पे कटता है वहीं से आंसर निकलेगा। यह याद रखिएगा, कोई भी लाइन 2 या 10 को जितना जगह कटेगा उतना ही आंसर। ओ फिर से, जितना जगह कटेगा उतना ही आंसर। तो आपसे पूछा जाएगा प्रतिच्छेदी लाइन के हल कितना होंगे, तो आप कहेंगे सर आप अब ये बोले हैं जितना जगह कटेगा उतना ही आंसर, एक जगह कटा है एक आंसर। अच्छा इसका हल कितना होगा, तो आप कहेंगे सर आप बोले थे कटेगा आंसर, नहीं कटेगा नो आंसर। जब दो लाइन पैरेलल जा रही है, ट्रेन के पटरियां देखे हैं, वो कहीं एक दूसरे को मिलेगी, कहिएगा नहीं सर, तो नहीं मिलेगी तो नहीं आंसर, कहिएगा कोई हल नहीं। क्या कहिएगा, कोई हल नहीं। अच्छा संपाती लाइन, एक लाइन दूसरे लाइन पर चढ़ गई है, एक लाइन दूसरे लाइन पर चढ़ गई, देखिए तो चढ़ गई है, यानी इसका जो पॉइंट, इसका ये पॉइंट, इसका पॉइंट, इसका पॉइंट, इसका पॉइंट, इसका पॉइंट, यानी इसका 100 तो इसका भी 100 पॉइंट, यानी चढ़ गई है, तो मतलब अनंत है। इसका हल कितना बताइएगा, भैया सर इसका हल हो गया अनंत। क्यों, क्योंकि कोई डिसाइडेड नहीं है कि कितना पॉइंट है, तो हम लोग मान लिए अनंत। अच्छा ये आएगा समीकरण का निकाय क्या है, विरोधी की अविरोधी, तो आप बोलिएगा सर ये अविरोधी है। क्यों, विरोधी का मतलब होता है विरोध करना, जैसे एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को विरोध करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे ये दो भाई हैं और दोनों भाई कुछ नहीं जमता है, तो ई इनके यहाँ नहीं आएगा, ई इनके यहाँ नहीं, तो ये हुआ विरोध। यह समीकरण जो हुआ विरोधी हुआ। क्यों, आप कहिएगा सर विरोधी को थोड़ा समझाइए, क्योंकि मान लीजिए अगर ई ए है और ई बी है, ए कहता है तोहरा हमरा और नइखिया के बी, और बी कहता है ठीक बा तोहरो नइखिया के हमरा और बी, यानी दोनों के बीच का दूरी हमेशा बराबर है, एक दूसरे के विरोध में जुटल है। यह नहीं कि कह रहा है कोई बात नहीं, आपका जरूरत था आप आ जाइए मेरे यहाँ, मेरे दरवाजे से पार हो जाइए, जब मेरा जरूरत लगेगा आपके यहाँ से पार कर जाएंगे। गांव में देखे होइएगा कि जब शादी उदी होता है तो लोग बोलता है कि कुछ पाहुन लोग को आप अपने घर रख लीजिए ना, 2-4 रुपये खा लिए ना है, तो कहता है ठीक है। जब उसके यहाँ शादी होता है तो वो भेजता है अपने यहाँ, तो विरोधी है नहीं, और विरोधी है, ये है विरोधी, विरोध कर रहा। अच्छा ये विरोधी है नहीं, ये दोनों को चढ़िए गया है, ओवरलैपिंग बोलते हैं उसको, एक दूसरे पर चढ़ जाना को बोलते हैं ओवरलैपिंग। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, इस विरोधी क्या विरोधी, कहिएगा सब यो हुआ और विरोधी। देखिए आप पूरा चाहते थे तो बॉक्स लेकर आ सकते थे या तुरंत लिख के भाग जाते, नहीं 2 मिनट ज्यादा लगे लेकिन आज समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ होगा प्रतिच्छेदी होगा। क्यों, क्योंकि जब इसका ग्राफ बनाइएगा ना, इसका जब आप लोग ग्राफ बनाइएगा तो कहीं ना कहीं एक जगह कटेगा, इसका ग्राफ क्या होगा, तो आप कहिएगा सर इसका ग्राफ जब बनाइएगा ना आप तो ये कहीं नहीं कटेगा, इस समानांतर ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, इसका ग्राफ कैसे होगा, तो इसका ग्राफ कहिएगा सर, इसका ग्राफ हो जाएगा आश्रित हो जाएगा, इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, तो इसका ग्राफ हो जाएगा आश्रित, इसका ग्राफ क्या होगा, तो आश्रित हो जाएगा। आश्रित मतलब समानुपाती बोलते हैं, मतलब एक दूसरे पर चढ़ जाना, ओवरलैपिंग बोलते हैं। अच्छा इसके लिए निकाय है, जो कंडीशन है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। अच्छा a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, आप कहिए सर c1 c2 में कोई रिलेशन, सिंपल समझिए, हम दिल्ली पटना है, हमको दिल्ली जाना है, ठीक है, ये वो रोड है, मालूम चल गया कि बीच में गोरखपुर आता है, हमें मालूम चल गया कि बीच में यूपी आता है, ये हम लोग बिहार हैं, बिहार से हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली भारत का क्या है राजधानी है, जीके जीएस क्लियर। अच्छा बिहार से हमको पटना जाना है
और मालूम चल गया कि बीच में गोरखपुर पड़ता है, और मालूम चल गया कि पटना से यानी बिहार से गोरखपुर का रोडवा बहुत खराब है। मालूम चल गया कि बिहार से यूपी के बीच का रोड खराब है और उनमें जाम लगले रहता है। और इधर मालूम चलता है कि इधर वीआईपी रोड है, 6 लेन है, 6 लेन रोड है। आप बताइए, जब पहले ही रोडवा खराब है, पुलवा टूटल है, ढचकल पचकल है, तो इधर कुछ मिलेगा तो हम जाएंगे? आप कहेंगे नहीं सर, जब पहले इसको पार जाने के लिए इसको पार करना होगा, तो जब ये रोडवा खराब है तो इधर जाएंगे? कहिएगा नहीं सर। वही बतिया है, जब पहले ही कह दे कि बराबर नहीं है, कटिए गया, आगे बराबर हो बराबर ना हो, दे या नहीं दे, कोई मतलब नहीं है। बोलिए जय हो। अब आते हैं दूसरा कंडीशन, कहेंगे सर A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। मतलब इसमें पहला बराबर नहीं हुआ, इसमें दूसरा बराबर नहीं हुआ। इसमें कहिएगा सर A1 बटा A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 होगा। अच्छा, जिसमें पहले ही बराबर नहीं प्रतिच्छेदी, जिसमें दूसरा बराबर नहीं समानांतर, और जो तीनों बराबर हो उसे बोलिएगा समपाती या आश्रित। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? बोलिए अच्छा लगा या नहीं लगा? एक चीज और याद रखिएगा, पूछता है किताब संगत और असंगत। आप कहेगा सर दे देना लिख दिए, समझाए नहीं, आइए ना समझाते हैं। अब देखिए, संगत मतलब होता है समानगत। दो गो दोस्त है ए और बी, ए बड़ा चोर है, ये साधु है, कुछ दिन बाद यह चोर बन जाएगा, संगत का असर पड़ता है, समझे? तो ऊपर देखे तो ये क्या है? अविरोधी है, इसीलिए संगत लिखे। संगत मतलब संघत, आप समझिएगा संघत, तो जैसन रहेगा वैसने बनेगा। तो संगत ये है अविरोधी, यानी ईमानदार है, आओ और जाओ, आओ सनम जाओ सनम, यह संगत है। यह विरोध कर दिया है, इसीलिए संगत इसका अच्छा नहीं है। आइयो विरोध नहीं किया है तो संगत अच्छा है। संगत से याद रखेंगे संगत। अब देखिए ऑब्जेक्टिव सवाल बनाते हैं आपसे। अब आपसे ऑब्जेक्टिव सवाल बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव सवाल में आता है, ऑब्जेक्टिव सवाल में आएगा संगत समीकरण का हल होता है। संगत समीकरण का हल होता है। ऑप्शन ए में कह दिया एक, ऑप्शन बी में कह दिया कोई नहीं, मतलब पटिस कोई नहीं बोल रहा है, कोई नहीं। ऑप्शन सी में कह दिया अनंत, और ऑप्शन डी में कह दिया ए एंड सी। क्या टिक कीजिएगा? आप कहेंगे सर अभी भी आप बताए थे कि जिसका हल एक वो संगत होगा और जिसका हल अनंत वो संगत होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट, ए एंड सी। याद रहिएगा, क्योंकि एग्जाम में आता है, 100% आएगा। चलिए दूसरा सवाल लगाते हैं। कहता है अविरोधी समीकरण का कंडीशन क्या है? तो बोलिए सर A1 बटा A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। याद रहेगा, यो कहेगा कि प्रतिच्छेदी ग्राफ के कितना हल होंगे? तो कहिएगा सर ए, क्यों प्रतिच्छेदी मतलब कहीं ना कहीं कट जाना। कि जितना आंसर वाला लिखे बॉक्स पे लिखे, ये बॉक्स बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इस बॉक्स को आप रट्टा मार लीजिएगा। कर रट्टा मारने की जरूरत नहीं, हमको समझा दिए। जितना जगह कटेगा उतना आंसर, एक जगह कटा एक आंसर नहीं कटेगा, नहीं आंसर, अनंत जगह कटेगा अनंत आंसर। ये है विरोध नहीं कर रहा है, आओ सनम जाओ सनम, तो अविरोधी, ये विरोधी, यह भी अविरोधी। इसका ग्राफ प्रतिच्छेद करेगा, इसका ग्राफ समानांतर हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा, यह आश्रित हो जाएगा, एक दूसरे पर निर्भर हो जाएगा, डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, इसका निकाय है ये पहले ही बराबर नहीं होगा, यानी A1 बटे A2 बराबर नहीं B1 बटे B2 के। जिसमें तीनों बराबर हो उसका हल अनंत होता है, ग्राफ आश्रित होता है और संगत होता है। अब सवाल लगाते हैं इस पर, सब्जेक्टिव सवाल है, यह 2 मार्क्स का है। 2x + 3y = 5 तथा 4x + ky = 7 के कोई
हल नहीं हो तो के का मान ज्ञात करें। हम बोले थे इस पर आएगा, देखिए पहले ही सवाल आ गया। यहाँ लिखिएगा आप हल, सॉल्यूशन लिखिएगा। लिखिएगा 2x प्लस 3y बराबर 5। एक और है 4x प्लस ky बराबर 7। आपको बोले थे कि जो x के अगवा रहता है वो है a1, तो बोलिएगा सर a1 बराबर 2, b1 बराबर 3 और c1 बराबर 5। ठीक है, बोलिएगा a2 बराबर कहिएगा सर 4, b2 बराबर कहिएगा सर k और c2 बराबर कहिएगा 7। क्या बोला है? बोला है कि कोई हल नहीं, बोला है कोई हल नहीं। इसके लिए शर्त क्या है? कोई हल नहीं के लिए शर्त क्या है? तो आप कहेंगे सब शर्त है कि a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 के, बराबर नहीं होगा c1 बटा c2 के। अब आइए वैल्यू रखते हैं। तो a1 बटा a2 मतलब 2/4 बराबर होगा 3/k के, बराबर नहीं होगा 5/7 के। अब देखिए दो को बराबर आया, तीसरा बराबर नहीं। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि कोई भी समीकरण जब तीन को बराबर हो तो कोई कोई किसी के बराबर होता है, यानी x बराबर y बराबर z है, तो हम लिख सकते हैं x बराबर z होगा, हम लिख सकते हैं कि y बराबर z होगा, हम लिख सकते हैं x बराबर y होगा, यानी कोई किसी के साथ बराबर होगा। वही जब ये बराबर है इसको उठा लेते हैं। लिखिएगा चूंकि 2/4 बराबर 3/k, ये बराबर नहीं, इसको छोड़ दिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 से कटेगा 2 बार ऊपर 1, यानी लिखिएगा 1 से गुना होता k, तो k बराबर 3 को 2 गुनी 6। एक लाइन में आंसर, एक लाइन में आंसर आ गया। k बराबर 6। याद रखिएगा कि k के मान अगर 6 हो तो इस समीकरण का हल क्या आएगा? कहिएगा सर समीकरण k का मान आएगा 6 और समीकरण का जब ग्राफ कैसा होगा तो कहिएगा सर इसका ग्राफ होगा कोई हल नहीं के लिए होगा समानांतर होगा। चलिए आशा करते हैं समझ में आया होगा। एक दो और सवाल बनाते हैं। हाँ, सवाल लिख में किया है 2x + 4y = 5 तथा 3x + ky = 7 के हल अद्वितीय हो। अच्छा, पिछला ग्राफ आप खोलिए। हल एक को कभी कभी किताब लिखता है अद्वितीय, किताब क्या लिखता है? अद्वितीय लिखता है। मतलब अद्वितीय मतलब इसका कोई दूसरा रूप नहीं है। चलिए कह रहा है कि अद्वितीय है, पहले लिखेंगे हम सॉल्यूशन। एग्जाम में ऐसे ही बनाना, लिखेंगे चूंकि सॉल्यूशन 2x + 4y = 5 और एक और समीकरण 3x + ky = 7। ठीक है, अब लिखिएगा a1 बराबर 2, b1 बराबर 4 और c1 बराबर 5। लिखिएगा a2 बराबर 3 और b2 बराबर k और c2 बराबर 7। कहिएगा सर अद्वितीय हल के लिए, सर अद्वितीय हल के लिए शर्त क्या था? कंडीशन क्या था? कंडीशन था कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। अब वैल्यू रखिए, a1 का मान कहिएगा 2 और a2 का मान 3 बराबर नहीं है, b2 के मान कहिएगा 4, सॉरी b1 के मान 4 और b2 के मान k। तो आप कहिएगा सर गुना कीजिए तो 2k बराबर नहीं होगा, 4 के 12 के, तो 2 से 1 कट जाएगा, इसीलिए k बराबर नहीं होना चाहिए 6 के। 2 से कट गया, 6 बार में कटेगा। अब हम क्या समझे कि जब k का मान 6 नहीं होगा तो यह ग्राफ होगा अद्वितीय होगा, और जैसे ही 6 आएगा इसका आंसर पॉलिटिक आ जाएगा। हमसे क्या पूछा था किसका हल k का मान कब k का मान क्या होगा कि अद्वितीय समीकरण हो जाए? बोलिएगा k का मान 6 नहीं होना चाहिए। समझ गया? बराबर नहीं है मतलब नहीं होना चाहिए। देखिए जो रैखिक समीकरण युग्म है उसको सॉल्व करने के लिए टोटल हमारे पास 6 गो मेथड है। पहला प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन, विलोपन, एलिमिनेशन,
तुलनात्मक कंपैरिजन, वज्र क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अनुपात द रेशियो डिटरमिनेशन, और ग्राफीय द ग्राफिकल मेथड। टोटल हमारे पास 6 गो मेथड है जिससे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस 6y बराबर 10। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो इसका हल करेंगे हम, जो इसके लिए हम हल करेंगे, उसको हल करने के लिए मेरे पास टोटल 6 मेथड है। उस विधि से हम लोग हल करके इसका आंसर बता देंगे कि x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा। देखिए एग्जाम के दृष्टिकोण से प्रतिस्थापन विधि बड़ी इंपॉर्टेंट है और वज्र गुणनखंड विधि बड़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम में देता है नाम रखकर, कभी कभी नहीं, ये वो तो देवे करेगा कि समीकरण मान लीजिए समीकरण इतना तथा इतना को वज्र गुणनखंड विधि से हल करें, तो आपको आना चाहिए कि वज्र गुणनखंड विधि होता क्या है। दूसरी बात, प्रतिस्थापन विधि से बहुत बार सवाल पूछा गया है और उसके बाद नंबर आता है, बहुत कम नंबर आता है कि विलोपन विधि से। ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा है, अभी 2-4-5 बार पूछा है विलोपन विधि, लेकिन सबसे अधिक प्रतिस्थापन और वज्र गुणनखंड विधि पूछता है। तो मेरा मानना है और मेरा कहना भी है कि हम एक एक क्वेश्चन लेकर इस चीजों को समझ जाए और एक एक 2 क्वेश्चन आप अभी प्रैक्टिस कर लीजिए, मेरे साथ एक प्रैक्टिस कर लीजिए और जैसे ही वीडियो खत्म होगा तो 1-2 सवाल आप किताब से निकाल कर प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम में सोचना ना पड़े। आइए आगे बढ़ते हैं। लिखिए प्रतिस्थापन विधि। क्या लिखा है? पहले सर प्रतिस्थापन विधि लिखा है। ये प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि होता क्या है? पहले वो सवाल लेते हैं, सवाल वो लेते हैं क्वेश्चन 3x प्लस 4y इक्वल टू 5, ठीक है। और उसके बाद 6x प्लस 5y बराबर 7 के जो हल होंगे हम लोग का देखना है कि प्रतिस्थापन विधि से इस समीकरण को हल कैसे करेंगे। आइए आराम आराम से समझते हैं। चलिए पहले क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे सॉल्यूशन। अब लिखेंगे चूंकि 3x प्लस 4y बराबर 5 समीकरण 1 मान लेंगे और 6x प्लस 5y बराबर 7 समीकरण 2 मान लेंगे। क्या हम बोले कि सबसे पहले मेरा काम हुआ कि जो भी समीकरण देगा उसे 1 और 2 डिनोट कर देना। हम डिनोट कर दिए। प्रतिस्थापन विधि पहले समझ लीजिए। प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड। प्रतिस्थापन को जब तोड़िएगा तो आएगा प्रत्येक में स्थापना करना। अच्छा, समीकरण 1 से x या y का मान निकाल कर 2 में डाल दीजिए, बस 2 में जैसे डालिएगा तो आएगा कैलकुलेशन, कैलकुलेशन सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा आपका x और y का मान। सिंपल समीकरण 1 से हम क्या किए, x का मान निकाल कर इसको डाल दिए 2 में और 2 को सॉल्व करेंगे तो सीधे y का मान आ जाएगा और y का मान डाल देंगे किसी भी 1 में या 2 में तो मेरा x का वैल्यू भी आ जाएगा। समीकरण 1 से y कोई इसी का मान निकालना है या समीकरण 2 से भी निकाल सकते हैं। कोई एक बात याद रखिए कि 1 से हमें x का मान निकालना है, बस बात को। अब लिखिएगा चूंकि समीकरण 1 से, समीकरण 1 है क्या, तो आप ये सब समीकरण 1 है 3x प्लस 4y इक्वल टू 5। हमें क्या करना है, हमें करना है x का मान। x का मान चाहिए तो y क्या कर रहा है, y को टेबल दीजिए 1 में 5 प्लस का चीज कहिएगा सर माइनस। अच्छा, हमें x चाहिए, 3 क्या कर रहा है, इसीलिए x बराबर 5 माइनस 4y गुना का चीज भाग में समीकरण 3 मान लीजिए। 1 2 समीकरण 3 मान लीजिए। अब लिखिएगा चूंकि समीकरण कहिएगा चूंकि समीकरण, अब कहना है आपको कि जब समीकरण 3 है
कहिएगा चूंकि समीकरण 3 कहिए, या आप कहिए चूंकि x का मान समीकरण 2 में रखने पर। अच्छा हम क्या कर रहे हैं कि x का मान आप 2 में डाल दे रहे हैं, तो 2 में डालिए। 2 क्या है, तो 2 है आपका 6x प्लस 5y बराबर 7। अब करना है क्या, करना है 6 गुने, करना क्या है, करना है कि 6 गुने, करना है 6 बाहर हो जाएगा। x का मान क्या है, तो 5 माइनस 4y बाई 3 प्लस 5y इक्वल टू 7। यहाँ पे कट रहा होगा, 2 से कट गया तो आप 2 से गुना कीजिए, तो 5 के दुगुनी 10 माइनस 4 दूनी 8y प्लस 5y बराबर 7। अब क्या कीजिएगा, वेरिएबल भरेंगे एक साथ, माइनस 8 में से प्लस 5 जाएगा, माइनस 3y इक्वल टू 7। 10 में से उन्हें जाएगा तो आप कहिएगा सर 10 में से उन्हें जाएगा तो कहिएगा सर 10 में से 7 10 होने प्लस का चीज माइनस, आप कहिएगा सर माइनस 3y बराबर माइनस 3। कहिएगा सर माइनस से माइनस उड़ा दीजिए और 3 से 3 उड़ा दीजिए, इसीलिए y बराबर 1 आ गया। y बराबर कहिएगा सर 1 आ गया। अब कहिएगा सर चूंकि y का मान समीकरण, अब देखिए y का मान 1 में 2 में या 3 में डाल सकते हैं। y का मान समीकरण 3 में हम रख रहे हैं, आप 1 या 2 3 किसी में रख सकते हैं। तो y x बराबर क्या है, 5 माइनस 4y बाई 3, यानी 5 माइनस 4 गुने y का मान 1/3, यानी x इक्वल टू 5 माइनस 4/3 यानी 1/3। यहाँ पर लिखना है आपको हल, हल x बराबर 1/3 और y बराबर 1। बात समझ में आया कि नहीं आया, यही आपका आंसर, लास्ट में लिख देना है आपको आंसर। प्रतिस्थापन विधि बहुत आसान है। क्या किए हम, समीकरण 1 से x या y, तो हम तो x का मान निकाल कर समीकरण 2 में डाल दिए, और जैसे 2 में डाले आया था एक कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन जैसे खत्म हुआ तो मेरा मिल गया y का मान, और y का मान से डाल देंगे 1 या 2 3 में, तो मेरा निकल गया x का मान। अब आइए दूसरी विधि को चलते हैं। 2 सवाल आप किताब से लिखकर प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। अगला कहता है तुलनात्मक विधि। अगला क्या कहता है, अगला कहता है तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि कहता है, तो तुलनात्मक विधि भी हम समझ लेते हैं। तुलनात्मक क्या है, कहेगा सर ये विधि है, तुलनात्मक विधि कहता है। ठीक है, 2 नंबर मान लेते हैं। तुलनात्मक विधि का मतलब है तुलना करना, इंग्लिश होता है कंपैरिजन मेथड, यानी कंपेयर करना। तो क्या कंपेयर गाय से और भैंस से कर सकते हैं? नहीं। लड़की से और लड़का से कंपैरिजन कर सकते हैं? नहीं। कंपैरिजन के लिए सेम यूनिट का होना बहुत जरूरी है, यानी लड़का का तुलना लड़का से, लड़की की तुलना लड़की से, यानी भैंस के रूप में भैंस, गाय के रूप में गाय, और गोबरशाला में गोबर, ठीक है, और दूधशाला में दूध। कंपेयर सेम यूनिट से किया जाता है। आइए तुलनात्मक विधि देख रहे हैं, यानी तुलना करना है। पहले सबसे पहले काम हुआ मेरा एक सवाल हो गया 2x प्लस 3y बराबर 5, 4x प्लस 3y बराबर 7। तो सबसे पहले क्या बोले थे हम कि सबसे पहले मेरा काम हुआ कि हम लिखेंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन लिखकर 2x प्लस 3y बराबर 5 को समीकरण 1, और 4x प्लस 3y बराबर 7 को समीकरण 2 मानेंगे। ठीक है, अब हम चल रहे हैं कंपैरिजन करने। कहिएगा चूंकि समीकरण 1 से, समीकरण 1 है क्या,
कहिएगा सर 2x प्लस 3y बराबर 5 या 2x इक्वल टू 5 माइनस 3y, इसीलिए x बराबर 5 माइनस 3y बाई 2। हमारे दिमाग में चल रहा था कि समीकरण 1 से x का मान निकाल लेते हैं और समीकरण 2 से x का मान निकालेंगे तो दोनों साइड क्या हो गया, x का मान यहाँ पर लिख रहे हैं। अब लिखना तथा समीकरण 2 से 2 क्या है तो 4x प्लस 3y बराबर 7, 4x बराबर 7 माइनस 3y, इसीलिए x इक्वल टू 7 माइनस 3y बाई, इसे समीकरण 4 मान लीजिए। आप देख रहे होंगे कि सर LHS में दोनों साइड x बराबर है, RHS के बराबर होगा। तो आप कहिएगा अब क्या कहना है आपको कहना है कि अब आपको कहिएगा कि सर x के समान धातु के पदों की तुलना करने पर या कह सकते हैं चूंकि समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को तुलना करने, मतलब समीकरण 3 और 4 को तुलना करने जा रहे हैं, कंपेयर। क्यों कि जब LHS बराबर है तो RHS के बराबर होगा, यानी 5 माइनस 3y बाई 2 बराबर होंगे 7 माइनस 3y बाई 4। चलिए क्रॉस गुना कराते हैं पहले। 4 5 20 प्लस माइनस 4 तिहाई 12y बराबर 7 दूनी 14 माइनस 3 दूनी 6y। अब क्या करते हैं, माइनस 12y वेरिएबल एक साइड, यानी माइनस का चीज प्लस 14 माइनस प्लस का चीज माइनस। अब देखिए 12 माइनस में से 6 को प्लस, यानी माइनस 6y बराबर माइनस 6। माइनस 6 से माइनस 6 कैंसिल, इसीलिए y बराबर 1 आया, y बराबर 1 आया। अब कहेगा चूंकि y का मान आपके पास समीकरण 4 हो चुका है, 4 में कहीं डाल दीजिए, हम डाल दे रहे हैं 3। समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 है x इक्वल टू 7 माइनस 3y बाई 4, यानी 7 माइनस 4 गुणे 1 बाई 4, यानी 7 माइनस 4 बाई, सॉरी गलती हो गया, गलती क्या हो गया, तो यहाँ पे गलती हुआ था 3 ना है, 3 गुणे 1 बाई 4, यानी 7 माइनस 3 बाई 4, या 4 बाई 4 कट के दिया 1, यानी x बराबर 1 और यहाँ पे लिख देना है हॉल में क्या लिखिएगा, कहिएगा सर x का मान 1 y का मान भी 1, यह आ गया आपका हॉल। ठीक है, आशा करते हैं कि बात समझ में आया होगा। 2 विधि आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लीजिए स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट आता है विलोपन विधि। विलोपन विधि मतलब समझ आए, आपको समझा दें। विलोपन मतलब विलुप्त। अच्छा, विलोपन का मतलब क्या है, पहले सर विलुप्त होना, विलुप्त मतलब खत्म हो जाना, विलोपन विधि है। एक और इसका नाम है विलुप्त विधि। विलोपन बोलिए या लुप्तीकरण बोलिए, लुप्तीकरण। इसका एक और नाम क्या है, लुप्तीकरण है। इसका नाम है लुप्तीकरण, इसका नाम है और लुप्तीकरण विधि। इसका नाम दो है, विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि। अच्छा, विलोपन मतलब विलुप्त हो जाना या लुप्तीकरण मतलब लुप्त हो जाना। जैसे आज डायनासोर है
तो आपको सर डायनासोर आज नहीं है क्योंकि वह लुप्त हो चुका है। चलिए और समझते हैं। लुप्तीकरण विधि सबसे आसान मेथड है और आपसे हमारी विनती है, रिक्वेस्ट है कि जब तक क्वेश्चन ना कहे कि किस विधि से बनाना है तब तक आपको, इससे मान लीजिए 6 विधि है ना, जब तक सवाल ना कहेगा प्रतिस्थापन से, विलोपन से, वज्र से, तब तक आपको ओनली वन एक ही मेथड बनाना है और उसका नाम क्या है? विलोपन विधि। उसका नाम क्या है? विलोपन विधि। मतलब जब तक ना कहे कौन सा विधि तब तक विलोपन विधि बनाना है आपको। चलिए क्वेश्चन पर लिखते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं 3x + 4y बराबर 11, 5x + 3y बराबर 11। हम क्या सिखाए थे? पहले लिखेंगे सॉल्यूशन और 3x + 4y बराबर 11, 5x + 3y बराबर 11 और इसको तुरंत मार देंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 के नाम से डिनोट कर देंगे। किसी भी चीज का नाम होता है ना, इसका भी नाम दे दिए। हमको क्या करना है? विलुप्त करना है, मतलब खत्म करना है। तो आपको सोचना होगा कि x को खत्म करे कि y को। तो मान लीजिए सपोज यहाँ आप लोग का डिमांड आया, भारी डिमांड आ रहा सर x खत्म कर देना है। x खत्म करने के लिए आप बताइए हम क्या करेंगे? आप कहेगा सर आप क्या कीजिए, इसमें 5 से गुना कर दीजिए। तो 5 × 3 15x हो गया। आप कहेगा सर इसको गुना कर दीजिए 3 से, यो 5 क्या है 15 हो गया और घटा दीजिए, दोनों क्या हो गया? कट गया, यानी खत्म हो गया, विलुप्त हो गया। क्या सोचे हम लोग कि किसी एक को खत्म करना है तो कैसे खत्म करना है? गुना करके खत्म करिए, भाग करके मतलब करना है। देखिएगा चूंकि समीकरण 1 × 5, समीकरण 1 × 5 माइनस करेंगे समीकरण 2 × 3 से। चलिए गुना करते हैं। तो पहले सर 15x + 5 × 20y बराबर 11 × 5 = 55, 5 × 3 15x + 3 का 9 = 11 × 3 33। चलिए अब घटाना है, ई माइनस में और ई माइनस में। एक प्लस का एक माइनस का ये होता है कैंसिल, और 20 में से 9 जाएगा तो आएगा 11y बराबर, ये घटेगा 5 में से 3 जाएगा तो 2 और 5 में से 3 जाएगा 2, ये 11 से कट जाएगा। इसीलिए y का मान सीधे कितना बा? सॉरी y का मान क्या कहिएगा? पहले सर y का मान 2 आ गया, y का मान 2 आ गया। देख रहे हैं तुरंत बिना कुछ किए, ये में तो तामझाम हो रहा था। देखिए यो बात है, एग्जाम में पूछता है ये विधि से क्यों? तो लंबा रहेगा तो नंबर बढ़ेगा। इतना बनाए तब आंसर आता था, ये में डायरेक्ट ही आंसर आ गया y का मान। यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहीं पे लिख लीजिए चूंकि y का मान, लिख दीजिए यहीं पे चूंकि y का मान, अब कहिएगा चूंकि y का मान समीकरण 1 में रख रहा है 3x + 4y बराबर 11। तो किसका मान आया था? तो मान आया था y का। तो 3x + 4 × y का मान 2 = 11। ठीक है, अब कहेगा 3x + 8 बराबर 11 या 3x बराबर 11 - 8 या 3x बराबर 3। तो 3 से 3 कट गया, इसीलिए x बराबर 1। कहिएगा हल जो आया वो आया x बराबर 1 और y बराबर 2। हटा सबसे आसान मेथड, इसीलिए आपसे पहले ही कह दिए थे कि जब तक सवाल ना करे इस विधि से तब तक इसी विधि को बनाना है। ठीक है, अब आते हैं चौथा मेथड ग्राफीय विधि। और ग्राफीय विधि में आपको ध्यान देना है कि जो ये ग्राफीय विधि है ना, जो ये ग्राफीय विधि है उसके लिए हम एक अलग से लेक्चर बनाएंगे, वीडियो हम भी पैनल पर ग्राफ लेकर आएंगे। यहाँ अगर लेंगे ना तो ऊबड़ खाबड़ हो जाएगा, छोटा बड़ा हो सकता है तो कटेगा नहीं, तो आप समझिएगा नहीं। ठीक है, तो इसको करेंगे पहले क्या, पहले इसके लिए भी सवाल लिखिए।
2x प्लस 3y बराबर 5, 2x प्लस 5y बराबर 7। समीकरण हो गया। सबसे पहले करेंगे सॉल्यूशन और करेंगे 2x प्लस 3y बराबर 5, समीकरण 1 मान लेंगे। अच्छा इसको सॉल्व करेंगे हम। 2x प्लस 3y बराबर 5, 2x बराबर 5 माइनस 3y, इसीलिए x बराबर 5 माइनस 3y बाई 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, दो को बॉक्स बनाएंगे। एक में लिखेंगे x, एक में y और वैल्यू रखेंगे। अब समीकरण ए वो था ना, और समीकरण 2 क्या था, 2x प्लस 5y बराबर 7। ठीक है, अब लिखेंगे 2x बराबर 7 माइनस 5 पर, या सॉरी यहाँ लिखेंगे इसलिए x इक्वल टू 7 माइनस 5y बाई 2 का गुना में तो भाग में, ये हो गया एक वैल्यू। अब क्या करेंगे, इसके लिए एगो बॉक्स में लिखेंगे एगो x एगो y, एगो मान 2 को मान 3 को, कम से कम 3 को मान रखना ही होगा आपको। तो पहले क्या कर देंगे, x में 0 रखेंगे, सॉरी y में रखिए, हम इसलिए बॉक्स बना दिए ताकि इधर वैल्यू रखेंगे, इसका मान देगा। y में 0 तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2, ये होगा 5/2। इसमें रखिए 1, तो 3 एकम 3 घटेगा, 3 घट जाएगा तो हो जाएगा 5 में 2, 2/1। अब यहाँ रख दीजिए -1, तो -1 तो यानी 5 3 8, ये हो गया 4, ये हो गया -1। सिंपल। ऐसा ही बॉक्स यहाँ बना देंगे। यहाँ रखिए आप 0, ठीक है, y में 0, x में होगा 7 में 5 जाएगा 2, 2/1। यहाँ रखिए आप 1 -1, तो आपको ये -1 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ रख देते हैं 1 रखते हैं y में, तो 7 में से 5 जाएगा 2, 2/2 1। आप क्या देखें कि ऐसा ही करके आपको बॉक्स बनाना है। हम इसलिए यहाँ ला दिए, दूसरी जगह आपको ऐसा नहीं मिलेगा, हम इसलिए ऐसा ला दिए ताकि इधर वैल्यू रखेंगे, इसका मान दे देगा, इधर रखेंगे इन्हें दे देगा, इन्हें से सोना डालेंगे, उन्हें से आलू डालेंगे, उन्हें से सोना फेंकेगा, इन्हें y का मान वैल्यू डालेंगे और x का मान फेंक देगा। तो इस तरह का बॉक्स बना देंगे। हम आपको केवल यहाँ समझाया, आप अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई बात नहीं बनेगा। हम अगले ही दिन इसका एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे केवल ग्राफ के लिए, ठीक है, तब तक आप इंतजार कीजिए। अब आते हैं बज गुणनखंड विधि, जो बेहद इंपॉर्टेंट विधि है। आइए देखते हैं। इसका नाम होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या नाम होता है, कहिएगा सर? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या नाम है, कहिएगा सर? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नाम है इसका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नाम है। यानी क्रॉस से करेंगे। आइए इसको पहले हम ड्राइव करते हैं। आता कहां से फॉर्मूला, तो हम प्रूफ करने जा रहे हैं। परमाणु, हिंदी में लिखते हैं परमाणु, हिंदी में क्या होगा, कहिएगा परमाणु होता है। आपको बताया थे शुरू में कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। हम बोले थे यह आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखिए ना, यहाँ पे लिखे थे, बोलिए, ये बोले थे स्टैंडर्ड फॉर्म है। जो भी सवाल होगा इसी पर सचता है। चलिए अब क्या करना है, क्रॉस गुना करेंगे। यानी एक कहानी समझते हैं, पहले छोटी सी 10 सेकंड का कहानी। क्या है, अगर लड़किया का शादी है, लड़किया का अगर फूफा किसी आ गए, तो का शादी लड़कियों का नहीं होगा, होगा। लड़कियों का जीजा किसी आ गया कि ना हमारा सोना के सिकड़ी मिलेगा तभी बारात बजाएंगे, तो बोलिए शादी ना होगा।
लेके कहेगा ये जीजा तू घर ही रह, हाँ लेके आ जाए। मान ली लड़की का शादी है, लड़की का जीजा किससे आ गया कि जब हमारा शादी होता दहेज में हमको बुलेट नहीं मिला है और छोटे वाले को बुलेट मिल रहा है। भाई साहब आपके जमाने में खटिया था, खटिया मिला कि नहीं मिला? मिला। आज लड़ाई करने से कोई फायदा नहीं है। आप आज शादी नहीं कर रहे हैं, सिंपल बात है। मान लीजिए आज से जो 50 साल पहले शादी किया होगा, उसका बारात गया होगा टांगा से, बैलगाड़ी से। आज तो हम जाते हैं फॉर्च्यूनर से, तो लोग समझ में नहीं करता है, मांगने से पहले 4 बार सोचता है ना। चलिए उसी तरह है, अगर x का मतलब है, अगर हमको x चाहिए, x का शादी है, y आए ना आए कोई मतलब नहीं, यानी x को ढक देना है, उसको सुरक्षित कर देना है ताकि सेफ रहे। x को ढकेंगे तो बचेगा क्या? सर y और c1 बचेगा। तो क्रॉस बोले थे ना गुना करना है, क्रॉस गुना कर देना है, तो पहले क्रॉस गुना कर दिए और क्रॉस गुना कर दिए तो क्या आया? कहिएगा सर b1c2 मिला। क्या मिला? कहिएगा सर b1c2 माइनस b2c1 मिला। बोलिए बात समझे कि नहीं समझे? मजा आया? कहिएगा जी सर। अब मान लेते हैं कि y का शादी हो रहा है, तब y को ढकना है। जैसे y को ढकेंगे बीच वाला, y को ढकेंगे तो मिलेगा a1c2। क्या क्या मिलेगा? कहिएगा सॉरी दूसरा कलर लेते हैं ताकि आपको ज्यादा बेनिफिट हो। y को ढकना है तो सीधे एक से आएगा यहाँ और यहाँ से आएगा यहाँ। तो क्या मिला है आपको? सर क्या मिला है? y ढक देना है, तब येलो वाला कलर लिखना है। कहिएगा सर जो येलो वाला कलर है a1c2 को इंडिकेट कर रहा है, a1c2 माइनस यहाँ से a2c1। ठीक है। अब मान लेते हैं कि अब आता है 1, क्योंकि कांस्टेंट है तो 1 मान लिए। अब ज्यादा पेन लेकर नहीं आएगा, घंची आ जाएगा। अब c1 को ढकेंगे तब क्या आएगा? c1 को ढकेंगे तब क्या आएगा? तो आप कहिएगा सर अब हो सकता है ये आएगा a1 से b2 और a2 से b1। चलिए तो क्या आएगा? देखिए आएगा a1 b2 माइनस a2 b1। बोले बात समझ में आया कि नहीं आया? क्या बात था? बात था कि x का शादी है तो x को ढक कर रखना है, तो x ढक दिए तो b1c2 ये वाला नीला वाला। ठीक है, नीला नहीं है, गुलाबी बोलता है, पिंक। b1c2 माइनस b2c1, y आया, y ढक दिए और मिला a1, y ढकना तो a1c2 माइनस a2c1। क्या मिलेगा? a1c2 a2c1। अब आया एक 1 यानी चर वेरिएबल वाला बच गया, सॉरी कांस्टेंट वाला, तो a1 b2 माइनस a2 b1 बच गया। अब एक चीज समझना होता है, पहले प्लस तब माइनस तब प्लस, पहले प्लस तब माइनस तब प्लस। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताए थे जब तीन वो चीज बराबर हो तो कहीं कहीं से बराबर हो सकता है। यानी हम क्या कर रहे हैं, ये होगा आपका एक्सटेंडर फॉर्म हो गया, ये होगा आपका एक्सटेंडर फॉर्म। अब हम क्या कर रहे हैं कि x बटे b1c2 माइनस b2c1 बराबर 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। एक हम सब कर इसे कर दिए, एक को हम कर देते हैं इसको, एक को इसको करते हैं माइनस y बटे a1 c2 माइनस a2 c1 बराबर 1 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। हम क्या किए, इसके साथ एक कंपैरिजन कर लिए और एक बार इसके साथ कंपेयर कर लिए, एक बार इसके साथ कर लिए। क्यों कर लिए? इसलिए कर लिए ताकि इसके साथ करेंगे तो दो को वेरिएबल टकरा जाएगा, आंसर में नहीं आएगा। अब भाई इसको सॉल्व करते हैं, आगे चलकर क्या आया था, x बटे
B1C2 माइनस B2C1 बराबर 1/A1B2 माइनस A2B1। चलिए याद हो गया। चलिए अब करते हैं क्या, इसीलिए यहाँ लिखिएगा x बराबर, इसीलिए लिखिएगा x बराबर ये भाग का चीज कहाँ चल जाएगा, गुना में, तब B1C2 माइनस B2C1 बट नीचे का चीज नीचे है A1B2 माइनस A2B1। बोलिए x का वैल्यू दिया गया, मतलब एक फॉर्मूला निकल गया कि अगर x का मान निकालेंगे क्रॉस मेथड से तो तुरंत B1C2 का वैल्यू रखेंगे, B2C1 A1B2 और A2B1 रखेंगे, तुरंत वैल्यू दे देगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। माइनस y बटे A1C2 माइनस A2C1 बराबर होगा 1/A1B2 माइनस A2B1। अब क्या करते हैं, माइनस y बराबर गुना का चीज भाग का चीज गुना में A1C2 माइनस A2C1 बटा A1B2 माइनस A2B1। अब क्या कर रहे हैं, हमें y ना चाहिए कि माइनस उधर भेज दे, जैसे माइनस उधर भेजे तो या माइनस इससे कॉमन निकालेंगे तो प्लस वाला माइनस माइनस वाला कॉमन, माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। इसीलिए लिखेंगे A2 पहले A2C1 माइनस A1C2, हम माइनस कॉमन निकाल दिए तो पहले आ जाएगा, बाद में आ जाएगा, माइनस माइनस कट गया, A1B2 माइनस A2B1 यानी x और y का वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू और y का वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू और y का वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू x का वैल्यू और y का वैल्यू निकल गया। अब जो सवाल आएगा हम तुरंत बना देंगे, तो एक सवाल यहीं पे लगा दिया जाए तो मजा आएगा, दूसरी जगह रखेंगे तो मजा नहीं आएगा। अच्छा फॉर्मूला को अगर सर याद नहीं रहेगा तो बनेगा, हाँ अवश्य बनेगा। अभी आपको बनाते हैं वो सवाल, एक सवाल बना के दिखाते हैं कि बात सही है कि गलत है। चलिए मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, इसको हटा दीजिए, ये बाद में आएगा, किताब का सवाल है बाद में आ जाएगा। मान लेते हैं कि 3x प्लस 2y बराबर 5 और 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की ओर। 3x प्लस 2y, अच्छा इस विधि में याद रखना है आपको कि सारा चीज उठाकर बराबर के लेफ्ट में कर देना है, LHS में कर देना है, RHS में 0 रखना है, तो प्लस का चीज माइनस बराबर 0, और उसी तरह 2x प्लस 3y प्लस का चीज माइनस बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर आपको करना है A1 यह A1B1C1 A2B2C2, मतलब एक लाइन जो उठाइएगा तो 1 1 एक 2 2 3 3 जाएगा। तो A1 का मान बोलिएगा सर 3 और B1 का मान 2 और C1 का मान -5। चलिए A2 का मान कहिएगा सर A2 का मान 2 और B2 का मान 3 और C2 का मान -5 हुआ। अब चलते हैं x के मान रखने पर, x का फॉर्मूला आया था, सोचिए मन में याद रखना है A1B1C1 बराबर 0, A2B2C2 बराबर 0, मन में याद रखना है कि x को तोपना है तो A1 में है, ये वाला तोपना है तो बचेगा B1C2, क्या बचेगा, बचेगा B1C2 माइनस, थोड़ा सा दिमाग को जोड़ दीजिए आ जाएगा, x वाला a वाला तोप दिए तो क्या आएगा B1C2 माइनस B2C1, नीचे क्या था चौर वाला आया था, एक वाला आया था अचर वाला, तो आएगा A1B2, क्या आएगा A1B2 माइनस A2B1। देखिए ना यहाँ जैसे क्लियर हो गया ना बन जाएगा, क्यों यहाँ 1 है तो 2 है, यहाँ 2 है तो 1 बस। चलिए वैल्यू रखते हैं, सॉरी आगे बढ़ते हैं इसको। B1 का मान क्या है भैया सर 2 है, और C2 का मान क्या है, C2 का मान -5 है, माइनस B2 का मान 3 और C1 का मान -5 बटा A1 का मान 3 है, गुने
b2 का मान 3 है माइनस a2 का मान 2 है गुण है b1 का मान आएगा 2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइएगा सर -10 और माइनस यहाँ से आ रहा है -15 बटा 9 - 4 यहाँ -10 और माइनस माइनस +15 बटे 9 में से 4 जाएगा 5 तो ऊपर क्या आ गया +5 बटे 5 ये x चल रहा है बराबर 1 इसीलिए x का मान क्या आ गया 1 आ गया। अभी y बचा है तो y को आगे निकालते हैं। सवाल उठा चलिए y के लिए हम थोड़ा सा कहाँ चले पट्टा भी नहीं हाँ चलिए अब y के लिए यहीं पे बना लेते हैं यहीं पे बना लेते हैं y के लिए y क्या है कहेगा चूंकि y बराबर अच्छा y के लिए क्या सोचना है बीच वाला तोपना है तो n से a1 बच रहा है यानी a वाला n से c वाला सीधे ऊपर से नीचे आना है a1 c2 क्या नाम है a1 c2 अच्छा y माइनस में होता है तो पलटी कर देना है a1 c2 आएगा तो लिखना है a2 c1 पलटी करके लिखना है a2 c1 यानी क्या हो जाएगा तो कहिएगा सर a1 c2 बटा नीचे वाला सेम रहेगा यानी a1 b2 माइनस a2 b1 अच्छा एक बार मिला दिया फॉर्मूला y वाला फॉर्मूला a1 c2 a2 c1 a1 c2 सही है। अच्छा y का मान रखिए a2 का मान कहिएगा सर 2 है c1 का मान कहिएगा सर c1 का मान -5 है माइनस a1 का मान कहिएगा सर 3 है गुण है और c2 का मान भी -5 है बट a1 का मान सॉरी a1 का मान 3 है अच्छा और b2 का मान 3 है माइनस a2 का मान 2 है गुण है और b1 का मान भी 2 ये है। अब लिखिएगा क्या लिखिएगा आप लोग कहिएगा सर कहिएगा सर इधर हो गया -10 ये माइनस माइनस +15 बटा 9 - 4 क्या हो गया 5 बटे 5 ओ सेम आ गया तो कहिएगा सर इसका हल आया x बराबर 1 y बराबर 1 बोलिए विधि हाथ लगा आपको तो कहिएगा सर नहीं सर बिल्कुल आसान लगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए और चलते हैं हम लोग आगे और आपकी शुरुआत होता है आपका एनसीईआरटी क्वेश्चंस एनसीईआरटी क्वेश्चन शुरुआत होते हैं एक बार समझते हैं। दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है कोई दिक्कत नहीं। अब एनसीईआरटी क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं और इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा ताकि एनसीईआरटी का जब सॉल्यूशन हो जल्दी ही समझ में आपको आए। चलिए तो